नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज आप सबके सामने क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो टिल हमने अब तक किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई कंप्लीट कर लिया था। कुछ बेसिक बातें हमने कर ली थी अबाउट प्लांटी और एनिमेलिया की। आज हम कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे आपका किंगडम प्लांटी। क्लियर है जी? तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए हर एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हर एक लाइन, देखिए इंग्लिश हिंदी मिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक लाइन को आपको डिफाइन करने की और जो जो चीज़ें दे रखी है एनसीईआरटी में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो काइंडली इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा किंगडम प्लांटी, सबसे पहले जब आप किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा वहाँ दे रखा है कि जो किंगडम प्लांटी है वो बेसिकली 5 डिफरेंट डिविजन्स में, ध्यान रखिएगा, डिवीजन होता है प्लांट के लिए और फाइलम होता है एनिमल्स के लिए। अगर कहीं पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिवीजन बेसिकली होता है किसके लिए बेटा जी? प्लांट्स के लिए, और फाइलम जो होता है वो होता है बेटा एनिमल्स के लिए। जैसे तो अगर एल्गी एक डिवीजन है, ब्रायो एक डिवीजन है, टेरिडो एक डिवीजन है, जिम्नो एक डिवीजन है, एनजीओ एक डिवीजन है। तो डिवीजन बेसिकली यूज होता है प्लांट्स के लिए। अब जब हम एनिमल्स की बातें पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे फाइलम, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तो वह फाइलम होते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लांट्स को। फाइलम रिप्रेजेंटिंग है किसको बेटा? एनिमल्स को। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब आइए, किंगडम प्लांटी जो है वो 5 डिफरेंट कैटेगरीज में या डिविजन्स में बटा हुआ है क्लियरली। देखिए, सबसे पहला जो कि सिंपलेस्ट प्लांट होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा थैलोफाइटा या एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट। उसके बाद आएगा ब्रायोफाइटा, उसके बाद आएगा टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो सबसे एडवांस प्लांट होगा, सबसे डेवलप प्लांट होगा तो वो होगा बेटा, सबसे डेवलप होगा आपका एंजियोस्पर्म, और सबसे सिंपल होगा, सिंपल प्लांट जिसे कहते हैं दैट इज एल्गी या थैलोफाइटा। तो पहले तो ये याद रख लीजिएगा बेटा, पूरा किंगडम प्लांटी 5 डिफरेंट डिविजन्स में या कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट दैट इज द एल्गी और थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ दैट इज द एंजियोस्पर्म। नोट डाउन करेंगे। किंगडम प्लांटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, एल्गी और उसी को हम लोग थैलोफाइटा भी बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नोट डाउन कर लीजिएगा। दीज आर द बेसिक डिविजन्स ऑफ द किंगडम प्लांटी। चलिए बेटा जी, अब एक एक करके हम डिफाइन करेंगे हर डिविजन्स को, ये सारे। तो बेटा जी, सबसे पहले जो डिवीजन है जिसे हमने पढ़ना है दैट इज बेटा आपका एल्गी या फिर थैलोफाइटा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला डिवीजन है एल्गी या थैलोफाइटा। क्लियर है जी? देखिए, जब आप एल्गी और थैलोफाइटा की बात करेंगे उसमें सबसे पहला ही पॉइंट दे रखा होगा कि इसके अंदर में थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जरा सुनिएगा। देखिए, कोई भी प्लांट है अगर उसका डिवीजन हो चुका है, जो अर्थ के नीचे वाला पार्ट है दैट इज द रूट पार्ट, ये ऊपर वाला शूट कहते हैं, इसमें स्टेम आ जाएगा और आपकी लीव्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर कोई भी प्लांट, सुनिएगा, अगर कोई भी सिंपल सा प्लांट है जो डिफरेंशिएटेड होगा इन सब में, रूट, स्टेम, लीफ, तो वो एडवांस प्लांट या सिंपल सी डेवलप प्लांट कहते हैं। लेकिन बेटा जो प्लांट्स
जिनका स्पेसिफिक जो होगा वो डिफरेंशिएशन नहीं हो रखा होगा, बहुत ही सिंपल होंगे। यानी कुछ इस तरह का अगर उनके अंदर में है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का उनका ऑर्गेनाइजेशन है, ना आपको रूट दिख रहा है, ना आपको स्टेम दिख रहा है, ना आपको लीफ दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ डिफरेंशिएशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रखा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी वेयर प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, जहां पे प्लांट पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं होगा इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, जहां पे पूरी तरह से आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रूट कौन है, स्टेम कौन है, लीफ कौन है। क्लियर है जी? तो जहां पे प्लांट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे जो पहला है इसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटा जो आपका प्लांट होगा एल्गी या थैलोफाइटा, बेसिकली यहाँ पे पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं होगा, रूट, स्टेम, लीव्स आपको नहीं दिखेंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। तो लिखा है बेसिक एंड एलिमेंट्री प्लांट विथ अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, यानी आप लिख सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड का मतलब रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट फाउंड। इनके अंदर में आपको रूट, स्टेम और लीव्स देखने को नहीं होंगे, विजिबल नहीं होंगे। यानी वेयर प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, जहां पे प्लांट डिफरेंशिएट करके ना रूट बना पाया है, ना स्टेम बना पाया है, ना लीफ बना पाया है, तो उसको बोलते हैं क्या बेटा जी? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सो रूट, स्टेम एंड लीव्स, या सिंपली इसको नॉट डिफरेंशिएटेड, यानी वेयर प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, तो पूरी तरह से डिवाइड होकर नहीं बना पाया है, इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो रूट, स्टेम और लीव्स नहीं बना पाया है, यानी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ऐसे प्लांट को बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है थैलोफाइटा। यानी यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट नहीं होंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द थैलोफाइटा। क्लियर है जी? यहाँ पे इस तरह का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो भी होगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ डिफरेंशिएट नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए एल्गी को बोला जाता है थैलोफाइटा। क्लियर है जी? पहला पॉइंट, ठीक है। जनरली जो सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, थैलोफाइटा को कॉमनली लोग किस नाम से जानते हैं? तो एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एल्गी की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रखे हैं। तो एल्गी के अंदर में अगर कोई भी एल्गी है, जैसे कोई भी एल्गी होगा मान लीजिए, तो उसके अंदर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ में क्लोरोप्लास्ट होगा। यहाँ पे मान लीजिए जैसे क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट सेल होंगी, इसके अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। क्या होगा जी? क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। तो बेटा जिसमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वो क्या कर पाएगी? फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रोपिक होगी कि हेटेरोट्रोपिक? बेटा खाना तो खुद बना रही है, तो क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक। क्लियर है जी? ठीक है। और चूंकि रूट, स्टेम और लीफ नहीं दिख रही हैं, इसको क्या बोलेंगे? थैलॉइड या थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा। लार्जली जो भी आपके एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में ही पाए जाएंगे, दोनों तरह के पानी में पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, जैसे रिवर, लेक, स्ट्रीम, छोटा कहीं पानी पॉन्ड में भी पाया जाएगा, और आपके
मराइन वाटर में भी ये सरवाइव कर सकता है। क्लियर है जी। तो जो थर्ड पॉइंट है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी मैंने बता दिया एल्गी के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? थैलॉइड होगा। रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? थैलॉइड। ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि बेटा क्लोरोफिल है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। प्लांट तो है ना, जितने भी प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, यानी कि बेसिकली कहाँ पाया जाएगा? तो दोनों जगह। एक्वेटिक मतलब वाटर में ही पाया जाएगा, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे आपका मराइन वाटर हो, ओशियन वाला, सी वाला हो, इन सब में पाया जा सकता है। क्लियर है जी। कभी कभार क्या होता है, ये जो एल्गी होता है किसी के साथ एसोसिएशन बना देगा। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये कोई फंजाई है, फंजाई के साथ में आपका एल्गी आता है। अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं, जब मैं आपको फंजाई पढ़ा रहा था तो बोला था कि जो एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, उसको हम लोग मिला के बोलते थे क्या बेटा जी? लाइकेन। याद आया? जिसमें चूंकि फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, नो फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। यहाँ पे एल्गी क्या कर पाएगी बेटा? फोटोसिंथेसिस कर पाती थी। तो ये खाना जो एल्गी बनाती थी वो किसको सप्लाई करती थी? फंजाई को। और फंजाई की भी जिम्मेदारी थी, तो फंजाई क्या कर रहा था बेटा? उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था और एब्जॉर्ब मटेरियल्स को देने का काम कर रहा था। इन दोनों के एसोसिएशन को क्या बोला था? लाइकेन्स। क्या बोला था बेटा जी? लाइकेन्स। So some of the algae also occur in association with fungi. जब एल्गी और आपका फंजाई का एसोसिएशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। और मैंने एक और पॉइंट बताया था वहां पे कि लाइकेन केवल उस जगह पे पाए जाते हैं जहां पे पोल्यूशन काफी कम होगा। पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकेन नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए बोला था लाइकेन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट बेटा? एक इंडिकेटर था ऑफ पॉल्यूशन। जहां पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेंस कम, जहां पॉल्यूशन कम होगा वहां लाइकेंस ज्यादा। याद है जी? क्लियर है। कभी कभार कुछ बियर के साथ में, यानी कि एनिमल है, जैसे ये मान लीजिए कोई एक एनिमल है आपका, मान लीजिए थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अच्छी क्या, मान लीजिए कोई बियर है, मान लीजिए सपोज कर लीजिएगा कि ये कोई बियर है और बियर में भी पार्टिकुलर बियर है स्लोथ बियर। कौन सा बियर? स्लोथ बियर। ये स्लोथ बियर बेसिकली खाता है बेटा इंसेक्ट्स को, तो इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस बियर है। इसकी बॉडी के ऊपर, और बियर जो होता है जनरली आप पानी आसपास में ही रहता है, तो इनकी बॉडी के ऊपर भी क्लोज एसोसिएशन में आपका एल्गी पाया जाता है। क्लियर है जी? अब जब एल्गी इनके साथ रहेगा तो क्या करेगा बेटा जी? वो देखिए इनसे उसको कोई नुकसान नहीं, वो क्या करेगा? इससे वो तुरंत के तुरंत प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जब ये तैर रहा होगा उसकी बॉडी पे लग गया तो उनको क्या मिल जाएगा? प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और जिसकी वजह से वो खाना बना पाएंगे, आसानी से सरवाइव कर पाएंगे। तो कभी कभार एसोसिएशन आप स्लोथ बियर का एल्गी के साथ भी देखेंगे, तो मैंने लिख दिया कभी कभार एसोसिएशन एनिमल्स के साथ भी बनाती है, पार्टिकुलरली किसके साथ में? स्लोथ बियर के साथ में। किसके साथ बेटा? स्लोथ बियर के साथ में, जो कि एक इंसेक्टिवोरस बियर है। क्लियर है जी? अब आ जाइए, मेनली जब आप देखेंगे एल्गी को, एल्गी काफी छोटे होते हैं। अब अगर आपको मेरा एक कंसेप्ट याद है, मैंने बोला था जिन प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यू होगी, जाइलम और फ्लोएम होगा, याद करो। जैसे यहाँ प्लांट ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, तो यहाँ तक आपका वाटर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जाइलम वेसल की, अगर याद हो तो बताइए। और फूड यहाँ लीफ में बनता है, इस फूड को रूट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? फ्लोएम की। फूड का ट्रांसलोकेशन कराता है। तो मैंने बोला था बेटा जी कि अगर वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग बोलते हैं
वस्कुलर टिश्यू, क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। अगर वस्कुलर टिश्यू रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, तो ट्री की हाइट क्या होगी, काफी बड़ी होगी। अब मान लो वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है, तो क्या ट्री इतना बड़ा होगा, हो पाएगा क्या, सप्लाई कोई कर पाएगा, कोई चैनल ही नहीं है तो कौन सप्लाई करेगा, इसलिए इसकी हाइट काफी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो भैया आपका जो एल्गी होते हैं उनके अंदर में भी जाइलम और फ्लोएम वेसल जो होती है नहीं पाई जाती है, इसलिए काफी छोटे छोटे होते हैं। सो नो वस्कुलर टिश्यू आर फाउंड, यानी इनके अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम जो वस्कुलर टिश्यू कह रहे हैं ये क्या होते हैं बेटा, अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से नोट डाउन करिएगा और लिख लीजिएगा, इसीलिए इनकी हाइट काफी कम होती है। चलिए जी, अब अगर बात करते हैं तो बेटा जो एल्गी होती है इनमें रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है भाई और बहनों, 3 प्रकार से, 3 अलग अलग मोड से हो सकता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं रिप्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले जो होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है बेटा रूट, स्टेम, लीफ यानी इन सब पार्ट से अगर क्या हो रहा है बेटा, न्यू प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनके अंदर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। अब ये पहला जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, देखिए जनरली जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए ये स्पाइरोगैरा है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। होता क्या है, ये जो स्पाइरोगैरा है ये बेटा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, अलग अलग, जैसे ये फ्रेगमेंट टूट के अलग हो गया, ये फ्रेगमेंट टूट के अलग हो गया, ये फ्रेगमेंट टूट के अलग हो गया। तो बेटा ये अलग अलग क्यों, चूंकि सेम प्लांट से ही हुआ। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, जैसे आप अगर एग्जांपल जानना चाहे, रोज, रोज में अगर क्या करते हैं, रोज का कोई भी पार्ट तोड़ के लाओ, जैसे जनरली रूट को नहीं, आप स्टेम को तोड़ के लाते हैं, ब्रांच को, और उसको ले आके हम जैसे ही मिट्टी के अंदर में डालते हैं एक नया प्लांट ग्रो कर, तो हमने क्या पूरे प्लांट को उखाड़ा, नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया स्टेम, और स्टेम को प्रॉपर इन्वायरमेंट दे दिया, वो पूरी तरह से डेवलप हो गया एक नए प्लांट में। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, ये आपका स्पाइरोगैरा है। ठीक है, स्पाइरोगैरा के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, स्पाइरोगैरा है, ये भी एक प्रकार का एल्गी है। ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गई, 1 2 3, कितने फ्रेगमेंट्स में टूट गया बेटा, 3 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। जब ये मैच्योर होगा फिर ये हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करके आपका पूरा का पूरा स्पाइरोगैरा को डेवलप कर लेगा। ये भी पूरा एक पूरा स्पाइरोगैरा को डेवलप कर लेगा, ये भी आपका एक पूरा स्पाइरोगैरा को डेवलप कर पाएगा। तो बेटा जी यहाँ सेम बॉडी पार्ट टूटा है और सेम बॉडी पार्ट जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटा है, फिर वो नए ऑर्गेनिज्म में 3 अलग अलग स्पाइरोगैरा को फॉर्म कर ले रहा है। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बेटा जी फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी, फ्रेगमेंटेशन। तो ये पूरा का पूरा ही आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। तो पहला जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहां वो क्या कर सकता है बेटा, फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, फिर हर एक फ्रेगमेंट एक नई स्पाइरोगैरा को फॉर्म कर देता है, जिन्होंने द फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी, फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको समझ में आ गया होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है by the help of fragmentation। क्लियर है जी। दूसरा जो होगा वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी इसके अंदर में जो एल्गी होती हैं, एल्गी के अंदर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। देखिए इनमें क्या होता है,
कुछ असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है एल्गी के अंदर में। जैसे मान लीजिए ये कोई एल्गी है, या कोई ऐसे मान लीजिए कोई एल्गी है, क्लियर है जी। ये कोई एल्गी है आपका क्लेमाइडोमोनास, बेसिकली इसी तरह का दिखता है। अगर आप कहीं देखेंगे दैट इज नोन एज क्लेमाइडोमोनास, जिसके ऊपर में ये छोटे छोटे फ्लैजिला होते हैं जो उसके मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास अगर देख रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर में बेसिकली अगर बात करें तो होगा क्या, यहाँ पे इनकी बॉडी में, जैसे ये इस तरह से है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बेटा जी? जू स्पोरेंजियम। अब इस जू स्पोरेंजियम के अंदर में कुछ असेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? जू स्पोर्स। तो बेटा जब ये मैच्योर होगी एल्गी तो ये जू स्पोरेंजियम बाहर आएगा, फट जाएगा, और जब फटेगा जू स्पोरेंजियम तो बाहर में आके गिर जाएंगे आपके जू स्पोर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल स्पोर। क्या बोलते हैं? असेक्सुअल स्पोर। और जब इस असेक्सुअल स्पोर को डेफिनिट टेम्परेचर मिलेगा, यानी पार्टिकुलर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड प्रेशर है, रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट में इसको रखेंगे तो ये जू स्पोर फिर से डेवलप करके आपका बेसिकली जो भी आपका एल्गी होगा उसको बना लेगा। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ बेटा? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा बाय द हेल्प ऑफ असेक्सुअल स्पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। क्या बोलेंगे बेटा जी? जू स्पोर इज द असेक्सुअल स्पोर। कभी कभार क्या होगा बेटा जी? रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस है, जैसे ये मेल है, ये कोई फीमेल है, इसने अपना गैमेट दिया, इसने अपना गैमेट दिया, इसने अपना गैमेट दिया फीमेल ने। दोनों गैमेट्स का क्या हुआ? फ्यूजन। तो 2n बनेगा, यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट बनेगी, और तब आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है जी? तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का पाया जा सकता है। पहला होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ जू स्पोर्स, जो कि जू स्पोरेंजियम के अंदर में पाया जाएगा। तीसरा जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और वो फॉर्म कर लेंगे एक डिप्लॉयड जाइगोट, फिर एम्ब्रियो बनेगा, दैट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपके पाए जाते हैं। कहाँ पे बेटा जी? आपके एल्गी में पाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। जब आप अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 पे देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके एल्गी के। तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एल्गी में जो जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैं लिखता हूं यूलोथ्रिक्स, ये भी एक प्रकार का एल्गी है। दूसरा स्पाइरो गायरा, फिर उल्वा ULVA, क्लेडोफोरा, फिर कारा। ये सारी चीजें आपके दे रखी हैं। उल्वा, कारा, क्लेडोफोरा, यूलेथ्रिक्स, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द एल्गी। ठीक है। इसके बाद में आपके अंदर में, आपकी बुक के अंदर में, आपके अंदर में नहीं, देखिए आपके अंदर में बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, मुझे पढ़ना नहीं है। बुक के अंदर में फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूँ कि बेटा एल्गी भी 3 तरह की होती हैं। पहला होगा ग्रीन एल्गी, फिर होती है ब्राउन एल्गी, फिर होती है रेड एल्गी। तो 3 फर्दर क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं।
that is called as brown algae, green algae or red algae. So there are basically 3 classes of this algae. तो ये algae के 3 different classes के बारे में हम पढ़ेंगे. Further this algae can be classified into 3 different classes. देखिए there are basically 3 different 3 अलग अलग different classes होती हैं of algae are present. तीन अलग अलग प्रकार की क्लासेस हैं. देखिए जैसे मैंने बोला ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी. सबसे जो सिंपलेस्ट या स्टार्टिंग वाली एल्गी बोलेंगे दैट इज द क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी. तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो एल्गी है दैट इज नोन एज क्लोरोफाइसी, CEAE, क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी को हम लोग कॉमनली बोलते हैं बेटा जी ग्रीन एल्गी. सो क्लोरोफाइसी कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी. ठीक है, देखिएगा इट इज कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी. क्लियर है जी बेटा. इसके अंदर में कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट, स्पेसिफिक क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं. देखिए होती तो है सारे के सारे जितने भी हैं एल्गी, सारे के सारे के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाएगा, लेकिन देयर आर द सम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल. जो बेसिक क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफाइसी में वो होता है बेटा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ठीक है, सो इट कंटेन्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं. क्लोरोफिल ए, बी, डी, ई, सी, ये अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं. सो इट कंटेन्स क्लोरोफिल ए एंड बी. क्लियर है जी. कुछ एग्जाम्पल जो अगर आपके बात करें पार्टिकुलरली जो कि क्लोरोफाइसी होते हैं या ग्रीन एल्गी होते हैं वो होंगे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा and the last that is the volvax. These are the some green algae. These are the some members of the green algae, Ulothrix, Spirogyra and volvax. volvax का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे अपने NCERT में तो वहाँ स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर दे रखा है आपके NCERT में, जो मैं बना के यहाँ पे दिखाता हूँ. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है. तो ये प्लांट है तो बाहर वाले में क्या होगा बेटा, सेल वॉल तो होगी ही होगी जो सेलुलोज से बनी होगी. ठीक है, इसके बाद कुछ स्पाइरली अरेंज्ड आपको अरेंजमेंट इस तरह का आपको देखने को मिलेगा. जो ये स्पाइरल अरेंजमेंट दे रखा है ये बेसिकली बेटा जी है आपका क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्पाइरली अरेंज होता है. क्लियर है जी. तो क्लोरोप्लास्ट होगा यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट होगा इसके अंदर में. अब यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे होगी बेटा जी न्यूक्लियस. क्या होगी, न्यूक्लियस. ओके जी. फिर इनके अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर में कुछ डॉट 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 स्ट्रक्चर दे रखे हैं. ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर दे रखा है इनको लिखा है बेटा पायरिनॉइड्स. क्या लिखा हुआ है, यही मुझे बताना है, बाकी सारी चीजों से तो आप फेमिलियर हैं. ये जो पायरिनॉइड्स कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके पाए जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट वाली सेल के आसपास में अंदर में. ये पायरिनॉइड्स कुछ चीजों को स्टोर करते हैं.
बेसिकली पायरिनोइड्स स्टोर करता है बेटा स्टार्च को, क्योंकि खाना बनेगा ना जी, ये तो क्लोरोप्लास्ट से तो खाना बनेगा। स्टोर कहाँ होता है, जैसे हमारा स्टोर हाउस होता है ना, किचन होता है, उसी तरह से बेटा जी यहाँ पे स्टोर करने के लिए, बने हुए खाने को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पायरिनोइड्स। इन पायरिनोइड्स में स्पेसिफिकली स्टार्च का स्टोरेज होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, पायरिनोइड्स में क्या होता है बेटा, पायरिनोइड्स के अंदर में स्टोर होता है क्या, स्टार्च। स्टार्च का स्टोरेज होता है आपके पायरिनोइड्स के अंदर में होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये साइटोप्लाज्म लिख रखा होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। और जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये है, इसको हमने बोल दिया वैक्यूल, जो कि फ्री स्पेस है, उसको हमने क्या बोल दिया, आपका वैक्यूल। आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है पायरिनोइड्स का, कि बेटा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्पाइरोगाइरा में पार्टिकुलरली कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है स्टार्च को, और नोट डाउन करिएगा, मैं जब भी टेस्ट होगा ये क्वेश्चन बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि which basic structure that are present in case of Spirogyra that help in storage of starch। तो या ऐसे भी पूछ सकता हूँ, a structure that is found in Spirogyra which is helping in storing the starch, name of that structure is pyrenoids। note down करेंगे, this is all about chlorophyci। देखिए बेटा जी, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्गी है दैट इज कॉल्ड एज द फियोफाइसी। देखिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था क्लोरोफाइसी, यहाँ पे जो बेसिक सा डिफरेंशिएशन है वो कलर के बेसिस पे रखा है। यहाँ पे जो ये कलर होता है बेटा, जो स्पेसिफिक कलर, जैसे क्लोरोफिल ए और बी हमने पढ़ा आपका क्लोरोफाइसी में, ये कंपोनेंट बेसिकली ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं एल्गी को, इसीलिए उसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। फिर अगर कोई कंपोनेंट होगा क्लोरोफिल कंपोनेंट जो कि पाया जाएगा आपके ब्राउन एल्गी में, जिसको फियोफाइसी कहते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा, फिर क्लोरोफिल सी होगा, कुछ और पिगमेंट होंगे फ्यूकोजेंथिन और कैरोटीनॉइड्स। ये बेसिकली क्या करते हैं बेटा, अगर ये कंपोनेंट्स पाए जाएंगे तो वो एल्गी को एक अलग कलर प्रोवाइड करेंगे। यानी बेसिक सा यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रखा है ग्रीन में, ब्राउन में, रेड में, वो किस बेसिस पे है, तो बेटा है किस बेसिस पे, ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट अलग अलग में पाया जा रहा है, और इसीलिए 3 अलग अलग प्रकार की एल्गी पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल के बेसिस पे फियोफाइसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट अलग अलग होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा, कुछ और भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज फ्यूकोजेंथिन और कैरोटीनॉइड्स। ये सारे पिगमेंट्स बेसिकली उस एल्गी को ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा बेटा ब्राउन एल्गी। एग्जाम्पल है कुछ ब्राउन एल्गी का, लैमिनेरिया, सॉर्गैसम एंड फ्यूकस। These are the some example of the brown algae, laminaria, sorghum and fucus। clear है जी। next one, on the basis of different type of chlorophyll pigment जो उसके अंदर में पाया जाएगा, बेसिकली ए डी, क्लोरोफिल ए और डी, और एक बेसिक कंपोनेंट पाया जाता है फाइकोइरिथ्रिन। इरिथ्रोसाइट आपने सुना होगा, जो आरबीसी को कभी कभार इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, और आरबीसी बेसिकली कैसी होती है, रेड इन कलर की होती है ना, तो वहीं से ये नाम भी आया है रेड एल्गी। ठीक है, सो रोडोफाइसी कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। क्या बोलेंगे, रेड एल्गी। इसके अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट अलग होंगे, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल डी होगा, और मोस्टली फाइकोइरिथ्रिन जो इसको कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, इस एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम है रेड एल्गी। तो रोडोफाइसी इज आल्सो नोन एज
रेड एल्गी। एग्जाम्पल है कुछ, जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा। सो दीज आर द some concept that has been given in the NCERT about the various type of algae। चूंकि ये दिया भी नहीं रखा है लेकिन मैंने बता दिया आपको एडवांस में कि कहीं पे अगर आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये सारे कॉम्बिनेशंस दिए रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन भी बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल, 3 प्रकार के, ए और बी जिसमें पाया जाएगा उसको बोला क्या, क्लोरोफाइसिन ग्रीन एल्गी, ए सी फ्यूकोजेंथिन और आपका कैरोटीनॉइड्स पाया जाएगा तो उसको बोल दिया भैया ब्राउन एल्गी, दैट इज फियोफाइसी। और जिसमें क्लोरोफिल अलग पाया जाएगा, ए और डी पाया जाएगा और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाएगा तो उसका कलर रेड होगा तो उसको बोल दिया रोडोफाइसी या रेड एल्गी। क्लियर है जी। सो दिस इज आर सम कंसेप्ट दैट हैज बीन गिवन अबाउट पार्टिकुलर लोकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। क्लियर है जी। तो एल्गी के बारे में हमने पूरी तरह से जानने की कोशिश की, डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा, थैलोफाइटा क्यों पढ़ा इसको भी बता दिया कि यहाँ बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं है रूट स्टेम लिप्स में, तो एक थैलस की तरह है इसीलिए उसको थैलोफाइटा भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक सा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर अगर अच्छा लगा हुआ है अबाउट द थैलोफाइटा या एल्गी के बारे में तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।